की आन बान और शान की प्रतीक यह पगड़ी है। गर्मी हो चाहे जो कुछ भी हो जाए, यह पगड़ी अपने सिर से मैं नीचे नहीं उतारूंगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और ईमानदारी और अपनी कार्य कुशलता के लिए माने जाने वाले यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और आपके तेज तर्रार गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वैसे मनोहर लाल जी खट्टर ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है। उन्होंने अनिल विज जी को गृह मंत्रालय भी दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया है, क्योंकि यदि राज्य की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है तो गृह मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसका स्वास्थ्य पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो। इसीलिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों इनको दिया है। हमारे यहां के संगठन महामंत्री श्री रविंद्र राजू जी, श्री कंवल पाल जी गुर्जर मंत्री और श्री रतन लाल जी कटारिया यहां के क्षेत्रीय सांसद, श्री नायब सैनी जी सांसद कुरुक्षेत्र, श्री संजय जी भाटिया सांसद करनाल, श्री कृष्णलाल जी पवार सदस्य राज्यसभा, श्री वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री मोहनलाल जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री पवन सैनी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष जी भराला। बहनों भाइयों, पहले तो मां मनसा देवी की इस पवित्र स्थली को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय का क्या महत्व है, बहुत विस्तार में जाकर मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे सामने बैठे हैं सारे के सारे लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यालय की क्या अहमियत होती है इससे वो अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन मैं मानता हूं कार्यालय यह ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ एक केवल भवन ही नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक संवाद और विचार प्रवाह का एक बहुत बड़ा यह केंद्र होता है। कार्यक्रमों की रचना भी होती है तो कार्यालय में होती है, नीतियां बनती हैं तो कार्यालय में बनती हैं, कोई गंभीर विचार विमर्श करना होता है तो कार्यालय से भी होता है, और यदि किसी की कोई समस्या यदि आ जाती है तो इस कार्यालय के माध्यम से सरकार को भी यह संदेश दिया जाता है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यह महत्व कार्यालय का हुआ करता है। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, उस पार्टी का कार्यक्रम होना चाहिए, उस पार्टी के पास कोष भी होना चाहिए, कुछ पैसे भी होने चाहिए, और उस पार्टी के पास कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष और कार्यक्रम, ये चार प्रमुख चीजें हैं जिनका कि होना आवश्यक है, तभी कोई पार्टी चल सकती है। और मैं यह मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सर्वाधिक भिन्न पार्टी है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह है। अन्य राजनीतिक पार्टियां राजनीति यदि करती हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि समाज बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हिंदुस्तान की हम एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, जिसने भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है। आप जानते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको एक विचारधारा दी है, हमको एक दर्शन दिया है। दर्शन के माध्यम से ही पार्टी के द्वारा समाज में हमें कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए हमको दिशा प्राप्त होती है। बहनों भाइयों, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि विचारधारा पर मैं विचार व्यक्त करूंगा तो लंबा समय लगेगा। बहुत ही संक्षेप में मैं यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो हमको एक दर्शन दिया है जिससे हम दिशा पर प्राप्त करते हैं, वह दर्शन क्या है।
वह दर्शन एकात्म मानववाद का दर्शन है। एकात्म मानववाद का दर्शन क्या है? एकात्म मानववाद का दर्शन ऐसा है कि राजनीति इस रूप में की जानी चाहिए ताकि समाज के रहने वाले हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, और वह व्यक्ति यदि परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है तो उस व्यक्ति को परमानंद की भी प्राप्ति हो। यह विचारधारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दी थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। यह हमारे पास शरीर है जिसे हम तन कहते हैं। परमात्मा ने तन के साथ साथ हमको मन दिया है, मन के साथ साथ परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, और बुद्धि के अतिरिक्त चौथी चीज जो परमात्मा ने हमको दी है, हमको आत्मा दी है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि इन 4 चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना हुआ है। यदि हम मनुष्य को सुखी बनाना चाहते हैं तो जब तक तन की आवश्यकता, तन की भूख को पूरा नहीं करेंगे, मनुष्य सुखी नहीं होगा। और भले ही तन की आवश्यकता को हम पूरी कर दें, मन की आवश्यकता को पूरी नहीं करेंगे, तब भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। भले ही तन और मन दोनों की आवश्यकता को पूरा कर दें, बुद्धि की भूख को यदि पूरा नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे, तब भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। और अंत में उन्होंने कहा, तन मन बुद्धि हम तीनों की आवश्यकता को पूरा कर दें, लेकिन आत्मा की आवश्यकता को हम पूरा नहीं करेंगे, तब भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर, इसी विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, जनता के बीच जाकर आप सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। तन की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? तन में इंद्रियां आती हैं, शरीर आता है, पैर आता है, हाथ आता है, सब कुछ आता है। शरीर को पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, यानी तरह तरह की, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। यानी तन की भूख यदि पूरी हो सकती है, तन की आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो उसके लिए धन धान चाहिए, यानी पैसा चाहिए, धन धान चाहिए। लेकिन यदि शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि धन की प्राप्ति हो जाए, तो मन, इसकी भूख क्या होती है? हर मनुष्य चाहता है बहनों भाइयों कि भले ही हम जिंदगी भर भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हर शरीर की, हर तन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जहां हमें धन धान चाहिए, वहीं मन की आवश्यकता को, मन की भूख को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। लेकिन तन को धन धान मिल जाए, मन को मान सम्मान मिल जाए, लेकिन बुद्धि हमारी पागल है, यदि बुद्धि हमारी काम नहीं करती है, बुद्धि हमारी विकृत है, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तब भी हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि हमको ऐसी सरकार चलानी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए धन धान दे सके, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके। हमको इस रूप में सरकार चलानी चाहिए, यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा। चौथी चीज आत्मा। आप ये कहेंगे हम शरीर तो देख रहे हैं, तन को देख रहे हैं, मन को हम समझते हैं, हम बुद्धि को समझते हैं, लेकिन आत्मा को तो हमने कभी नहीं देखा है। बहनों भाइयों, आत्मा कहां होती है मैं यह आपको बतलाना चाहता हूं। एक यदि मां अपने नन्हे मुन्ने साल 1.5 साल के बच्चे को 4 दिन के लिए घर में छोड़कर जब बाहर चली जाती है, और 4 दिनों के बाद वह मां जब घर में वापस लौटती है, वह नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा जमीन पर चलते हुए जब मां 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 कहकर मां की ओर दौड़ता है, और 4 दिन के बाद लौटी हुई मां जिस समय उस बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, तो उस समय जो मां को सुख प्राप्त होता है बहनों भाइयों, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वही आत्मा का सुख होता है। इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, यह विचारधारा उन्होंने दी, हमें यदि सरकार चलानी है, हमें कोई व्यवस्था चलानी है, तो व्यवस्था इस प्रकार की हमको चलानी होगी ताकि हर व्यक्ति के तन को धन धान मिल जाए, हर व्यक्ति के मन को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए, और आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। यह बात उन्होंने कही। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि विस्तार में मुझे चर्चा करनी हो, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है,
इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं हरियाणा यह परिश्रमी, जुझारू हमारे किसानों की धरती है। यहीं पर यह हमारे बहादुर जवानों की भी धरती है, हरियाणा प्रदेश है। और यह हरियाणा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है। यानी बर्मिंघम में हुआ राष्ट्रमंडल का खेल, और राष्ट्रमंडल के खेलों में यदि 61 मेडल प्राप्त होते हैं तो हिंदुस्तान का अकेला राज्य हरियाणा है जहां पर कि 20 मेडल प्राप्त यहां के नौजवानों के होते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे यहां के बहादुर नौजवान हैं। यह इस धरती का करिश्मा है। इसीलिए मैं कहता हूं हरियाणा की धरती यह परिश्रमी लोगों की धरती है, यह पराक्रमी लोगों की धरती है। हरियाणा में एक समय काम करना भारतीय जनता पार्टी का कितना कठिन था, शायद इसकी कल्पना आज के कार्यकर्ताओं को नहीं होगी। बहनों भाइयों, आज के 20-25 वर्षों पहले यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गांव में काम करने जाता था, कितनी यातना, कितनी जलालत इसी हरियाणा में उसको झेलनी पड़ती थी। पुराने कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। आज जब पार्टी का कार्यालय यहां पर खड़ा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से आज की भारतीय जनता पार्टी की हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए मुझे डॉक्टर मंगल सेन की याद आती है कि डॉक्टर मंगल सेन जी ने लगातार गांव-गांव जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। मेरे बहनों भाई, लगातार 7 बार वह विधायक रहे। 7 बार विधायक रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता था कि हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी के दामन पे ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। बराबर हमारे डॉक्टर मंगल सिंह जी ने ईमानदारी, शुचिता को अपने जीवन में उन्होंने प्राथमिकता दी। इसीलिए भले ही भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार नहीं बना पाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा डॉक्टर मंगल सेन जी को सम्मान प्राप्त था। और आज मैं कह सकता हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, कोई यह कह सकता है कि मनोहर लाल जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, यह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, वह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इनके कार्यकाल में इनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, कम से कम यह कोई नहीं कह सकता। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सरकारी नौकरियों में भर्ती का जहां तक सवाल है, मैं आंकड़े उठाकर देख रहा था। इसके पहले की जो सरकारें हैं, 8 वर्षों में नहीं 15 वर्षों में जितने लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, उससे ज्यादा नौकरी लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बहनों भाइयों, और भी जो इस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आंकड़े उठाकर दे। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम जो कहते हैं बहनों भाइयों, हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी, चाहे लोकदल हो, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक पार्टी। सारी राजनीतिक पार्टियों का अपने जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ है। कांग्रेस पार्टी को तो 4-4, 5-5, 6-6 बार विभाजन हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको फक्र होना चाहिए इस बात का कि हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। 51 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई भारतीय जनसंघ के रूप में, लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आज तक हमारी और आपकी पार्टी का 1 बार भी विभाजन नहीं होने पाया। बहनों भाइयों, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। बस इसलिए नहीं हो पाया कि हमारा नेतृत्व पाक साफ था, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक विचारधारा है, जिस पार्टी के पास एक दार्शनिक अवधारणा है। मैं तो यह कहता हूं, अन्य राजनीतिक पार्टियों का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि दे आर पार्टी विद डिफरेंसेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विभाजन इसलिए नहीं हुआ कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस, हम अन्य लोगों से भिन्न हैं, इसलिए हमारा विभाजन नहीं हुआ। और वहां तो आपस में मनमुटाव, मत भिन्नता, डिफरेंसेस इतने ज्यादा होते हैं, सत्ता के स्वार्थ के कारण, इस कारण अन्य राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इसके पहले भी आपने कांग्रेस पार्टी की सरकारों को काम करते हुए देखा है। पूरे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल जो भी रहे हैं, यहां पर 50 साल, 52 साल, 54 साल जो भी रहे हैं, उनको उठाकर देख लीजिए। कभी जीप घोटाला हो रहा है, कभी बैंक घोटाला हो रहा है, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा है, लेकिन 8 वर्ष का समय हो गया, भारत नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। यह है हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ बढ़ रही है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मैं यह दावा नहीं करता कि सभी जगह से भ्रष्टाचार समाप्त, यह दावा नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक शिखर पर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तब तक नीचे का भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। जब तक गंगोत्री पवित्र नहीं होगी, तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा भी कभी पवित्र नहीं हो सकती है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शिखर का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हों, भ्रष्टाचार का कम से कम कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप नहीं लगा सकता। इनकी सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि अन्य राजनीतिक पार्टियों से हम भिन्न हैं। मैं राजीव गांधी जी की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं राजीव गांधी जी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता। मैं किसी प्रधानमंत्री जो पहले रहे उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। मैं बराबर इस वसूल का पालन करता हूं। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त की थी, बेबसी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में केवल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा बहनों भाइयों, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से, कि हमारे जो किसान भाई यहां पर बैठे हैं, 6,000 रुपया यदि दिल्ली के बैंकों से निकलता है तो 6 का 6,000 रुपया आपके बैंक के खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी कोई मां का लाल इधर उधर नहीं कर सकता है। यानी हम भ्रष्टाचार पर काबू पाना चाहते हैं, केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता है। व्यवस्था में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, और वह व्यवस्था में परिवर्तन की शुरुआत हमारी यह सरकार ने कर दिया है। हमारी सरकार की यह कोशिश है, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। हर इंसान यदि सोचेगा कि नहीं हमारा ही सशक्तिकरण होना चाहिए, नहीं, हमको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। भारत को यदि हम ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर जब बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी ताकतवर बनना आवश्यक है, उसका भी शक्तिशाली बनना आवश्यक है। आज जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, हमारी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कोरोना का संकट आया, क्या कभी कोई यह कल्पना कर सकता था? कोरोना के संकट के दौरान भारत के अन्य राज्यों से लोग भाग रहे थे, रोजी रोटी की कमाई का संकट पैदा हो गया था। उस समय हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया, जब तक यह कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, जब तक उनको रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम उनके मुफ्त में राशन मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, और आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम यदि कोई सरकार कर रही है तो हमारी सरकार चल रही है। मैं हरियाणा राज्य को भी बधाई देना चाहता हूं। किसानों की चिंता जिस तरीके से इन्होंने की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का अकेला राज्य हरियाणा है। भले ही यहां के कुछ लोग कहते होंगे किसानों के लिए कुछ न हुआ हो, कह सकते हैं हमारे विरोधी, लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्यों में 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। दिया जाता है तो केवल हरियाणा में दिया जाता है। बहनों भाई, और लोग कहते हैं समर्थन मूल्य देने में भ्रष्टाचार होता है। कई राज्यों की शिकायतें रहती हैं, लेकिन 72 घंटे में किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसे का भुगतान होता है। तो हरियाणा राज्य है बहनों भाइयों, जहां पर 72 घंटे में लोगों के पैसे का भुगतान होता है। हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया है बहनों भाइयों
कि 2022-2023 समाप्त होते होते हिंदुस्तान का एक घर भी नहीं होगा जो कच्चा बना हो, एक घर नहीं ऐसा बचेगा जो कि पक्का न बना हो। यह हमारे प्रधानमंत्री आज उस काम को किया। क्या कोई ऐसी संवेदनशील सरकार थी कभी चिंता की हो कि हमारी माताओं बहनों को नित्य क्रिया के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में शौचालय होना चाहिए? क्या शौचालय बनाने की बात किसी ने सोची? पहली बार हमारी सरकार ने बहनों भाइयों इस काम को किया है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत झोपड़ी में रहने वाला भी कोई व्यक्ति क्यों न होगा, गरीब से गरीब कोई व्यक्ति क्यों न होगा, यदि आयुष्मान भारत का कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। दुनिया में मेरे बहनों भाइयों कहीं योजना नहीं है, यह योजना है तो केवल भारत में। ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। बहनों भाइयों, राजनीति में मैं जानता हूं लंबे समय से नेताओं ने बहुत सारे वादे लोगों के साथ किए हैं। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत आज के 25-30 साल पहले ही दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया होता। लेकिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट गहरा हो गया। भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हम कहते हैं वह करते हैं। मुझे याद है पहली बार 2014 में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जिस समय हमारा घोषणा पत्र बन रहा था उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे नरेंद्र भाई मोदी थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी देख लीजिएगा, चुनावी घोषणा पत्र में कहीं कोई ऐसी बात न हो जिसको पूरा न किया जा सके। मैंने समझ लिया कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो इस बात की चिंता कर रहा है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वह कह रहा है कि घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। दूसरी बार जब 2019 में चुनाव बना, उस समय भी मोदी जी ने कहा घोषणा पत्र बनाएगा यदि कोई तो राजनाथ जी ही घोषणा पत्र बनाएंगे। और इस बार भी जब मैं घोषणा पत्र बना रहा था तब भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी ध्यान रखना है हम लोगों को कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात न हम उसमें लिख दें जिसको हम पूरा ही न कर पाए। इतनी चिंता, भारत की राजनीति में विश्वास का संकट किसी भी सूरत में न पैदा होने पाए। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम लोग 1951 से 1951 जब से भारत में हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, बराबर कहते आए हैं जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, यदि हमारी सरकार बन गई तो चुटकी बजाकर हम इस धारा 370 को समाप्त कर दें। बीच में सरकार बनी लेकिन बहुमत नहीं था, चाहते हुए भी इस काम को हम नहीं कर पाए। लेकिन बहनों भाइयों, जिस दिन आपने भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत दे दिया, आपने देखा चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है, जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। यह काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नागरिकता कानून, यानी भारत का जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, हमारे जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनका उत्पीड़न हो रहा था। भारत आना चाहते थे, भारत आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। बहनों भाइयों, मैं गृह मंत्री था उस समय, उसी समय मैंने वह बिल तैयार कर दिया। लेकिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत न होने के कारण वो नहीं पारित होगा। लेकिन जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने तो उस समय संसद के दोनों सदनों में हमारा बहुमत था, वह कानून पारित हो गया। ऐसे ही हम लोग राम मंदिर की बात करते थे तो लोग कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर चिल्लाते हैं केवल वोट पाने के लिए। बहनों भाइयों, हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर वोट नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर हम वोट हासिल करना चाहते हैं, उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहनों भाइयों, यह चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो हमने कहा है वो हमने किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत को हमको आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा मंत्री के रूप में आप सबके सामने यहां पर मैं खड़ा हूं बहनों भाइयों,
पहला यकीन तो दिलाना चाहता हूं, पूरी तरह से आश्वस्त रखना और देश की जनता को भी आश्वस्त रखना कि कोई मां का लाल हमारी भारत का मस्तक नहीं झुका सकता, हमारी भारत माता के मस्तक को कोई झुका नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी तक हमारे सेना के जवानों को दुनिया के दूसरे देशों से टैंक, तोप, मिसाइल, गोली, बारूद, बंदूक, यह सब दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी, अब भारत में ही क्यों न बनाया जाए, भारत में यह सब सारी चीजें बननी चाहिए। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक फॉर वर्ल्ड, और सारी दुनिया के लिए बनाओ, तो भारत में ही बनाओ, दुनिया के दूसरे देशों की धरती पर नहीं बनना चाहिए। यह हम सब लोगों ने संकल्प किया। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय केवल 900 करोड़ रुपए का सामान, रक्षा का सामान, डिफेंस का सामान हम दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे। आज हम इतने ही दिनों में 13,000 करोड़ रुपए का सामान दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहनों भाई। ये हमारी ताकत बड़ी है। हमने एक आदेश जारी कर दिया है, 310 चीजें, जिसमें बंदूक भी शामिल है, टैंक भी शामिल है, गोले बारूद भी शामिल हैं, सबके बारे में मैंने तय कर दिया है कि यह 310 आइटम एक निर्धारित समय के बाद किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से आयात नहीं किए जाए। दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, वहां के लोगों से बातचीत होती है, वो लोग कहते हैं साहब मेरा सामान खरीद लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप आइए, आप भारत में आइए, भारत की धरती पर बनाइए, भारतवासियों के हाथ से वह सब सारी चीजें, यह मैं चाहता हूं और उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जहां तक भारत के सेना के जवानों का प्रश्न है बहनों भाइयों, हर व्यक्ति को भारत के सेना के जवानों पर नाज होना चाहिए बहनों भाइयों। भारत और चीन के बीच भी जिस तरीके से संघर्ष चल रहा था 2020 और उसके बाद हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है बहनों भाइयों, यदि पूरी जानकारी आपको दे दी जाए तो आपका सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। ऐसे सारे जवानों का हाथ उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए मेरे बहन भाई। अद्भुत काम किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए किसी देश की है तो आपको इस पर नाज होना चाहिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था सभी दुनिया में सबसे तेजी से इस समय बढ़ रही है तो वह भारत की बढ़ रही है। हमारे यहां के नौजवान स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं? कितने नौजवान स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। कम लोग हैं। पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो 400-500 स्टार्टअप्स थे जो अपना काम कर रहे थे। आज आपको खुशी होगी उनकी संख्या, नौजवानों की संख्या, स्टार्टअप चलाने वालों की 400-500 से बढ़कर वो 75,000 तक पहुंच गई है बहनों भाइयों। यह इस प्रकार से हुकूमत चलाई जाती है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के दूसरे देशों में होती है। मोबाइल बनाने का काम सर्वाधिक, मोबाइल यदि कहीं पर बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भारत में होती है बहनों भाई। एक नया गवर्नेंस का मॉडल, सरकार चलाने का मॉडल यदि किसी ने दिया है बहनों भाइयों तो हमारी सरकार ने दिया है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे जो स्टार्टअप चलाने वाले हैं, आपको जानकर यह खुशी होगी, उनमें से 105 ऐसे हैं कि 1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी पूंजी उनके पास हो गई है। काम शुरू किया था करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। यह है आज भारत की ताकत। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग 400 अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर भारत में खुल गए हैं बहनों भाई। सारी दुनिया ही आ रही है, यही काम कर रही है। और मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला सबसे अग्रणी राज्य यदि कोई है तो आपका यह राज्य हरियाणा है मेरे बहनों भाइयों। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और हमारी यह सरकार, मैं मानता हूं कि यहां के परिश्रम के परिणाम स्वरूप यहां की अर्थव्यवस्था एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है।
आज जब मैं 20 अगस्त को आप सबके बीच खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, तो बहनों भाइयों, कांग्रेस ने यह वादा खिलाफी की थी। इसके लिए मैं दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया चौधरी चरण सिंह को, लेकिन 23 दिन के अंदर ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से बाहर करने का काम भी यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बहनों भाइयों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। हमको इसको किसी भी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप सब यहां पर, मुझे बतलाया गया है कि जिला कार्य समिति के लोग भी यहां पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। मैं चाहे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, बड़े से बड़े पर रहा, बहनों भाइयों, कार्यकर्ताओं से मैंने कभी अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। कार्यकर्ताओं से अच्छे मधुर संबंध बनाकर रखो। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे। जो कल थे आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। यह आने और जाने, होने और न होने का यह क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे। यह भ्रम भी पलता रहेगा। बहनों भाइयों, तो यह भ्रम किसी भी सूरत में नहीं पलना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें, और यह बात आप सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, इसलिए मैंने यह कही है कि आप जिले स्तर पर भी कार्यकर्ता जो काम कर रहा है उसको भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं से रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। हमारे पास यदि मैं बाहर रहा अथवा नहीं रहा, यदि कोई पहुंचता है तो समय निर्धारित है। समय निकालकर घंटे डेढ़ घंटे उनसे मैं मिलने की कोशिश करता हूं, भले ही 10 दिन के बाद में। तो आप क्यों नहीं जिले स्तर पर क्यों नहीं मिल सकते, मंडल स्तर पर क्यों नहीं मिल सकते? यह प्रयत्न आपके द्वारा भी किया जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, इस हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, हरियाणा की मिट्टी अजीबोगरीब मिट्टी है। शौर्य और पराक्रम की मिट्टी से मैं मानता हूं, इस धरती को मानता हूं। और यहां पर एक कहावत है, मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा था कहावत को। अगेती फसल और अगेती मार, अगेती फसल और अगेती मार, करणिया की होवे ना कदी भी हार। यह कहावत मालूम है? जिसने फसल पहले बो लिया और जिसने पहले आक्रमण कर लिया, उसकी कभी हार नहीं होती है। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें सबसे पहले काम यदि शुरू करना है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रारंभ करना है। बहनों भाइयों, और हमको यह संकल्प लेकर चलना है कि पिछली बार के चुनाव में जितनी सीटों पर हमने कामयाबी हासिल की थी, उससे अधिक सीटों पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, उनकी पूरी टीम और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और उनकी पूरी टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।